द सिम्पसन शो को बनाने वाला कार्टूनिस्ट एक CIA एजेंट था। ये एक ट्विटर हैंडल ने लिखा है। दूसरे हैंडल ने लिखा कि सिम्पसन ने फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने शो में वही दिखाया जो उन्होंने ऑलरेडी प्लान करके रखा हुआ था। और चौंकाने वाली बात यह है कि कमेंट्स में हजारों लोग उनसे अग्री भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली अग्री कर रहे हैं, हर कोई सिम्पसन्स को लेकर अपना अपना लॉजिकल आर्गुमेंट वहां रख रहा है। यहाँ तक कि कई लोग ये कहते हैं कि सिम्पसन्स के मेकर्स टाइम ट्रैवलर्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी फ्यूचर में ट्रैवल करके सब कुछ देख रखा है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि सिम्पसन्स के मेकर्स डीप स्टेट का एक पार्ट है। तो फिर अब सवाल ये आता है कि द सिम्पसन शो की एक्चुअल रियलिटी क्या है? क्या वो सच में फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है जैसे कि सोशल मीडिया पर हमेशा दिखाया जाता है, या फिर ये बस एक कोइंसिडेंस या कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो बस व्यूज छापने के लिए चलाई जाती है? Yes, that's what we wanted you to think. देखो, टू बी ऑनेस्ट, ये टॉपिक जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। ये अपने आप में ही इतना सस्पिशियस और कॉम्प्लेक्स है कि इसे समझने में खुद मुझे और मेरी टीम को ही कई हफ्ते लग गए। इसके रिसर्च और स्क्रिप्टिंग के लिए हमें लिटरली कई ऐसे लोगों से मीटिंग्स करनी पड़ी है जिनकी साइकोलॉजी और एंटरटेनमेंट इन फील्ड्स में हाई एक्सपर्टीज है। और तब जाकर कहीं हमें सिम्पसन्स को लेकर कुछ ऐसे पैटर्न्स दिखने शुरू हो गए थे जो आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर कभी डिस्कस नहीं हुए हैं। ये डॉक्यूमेंट्री सिम्पसन्स को लेकर एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री होने वाली है जो आपके इस टॉपिक को लेकर हर एक कंफ्यूजन, हर एक क्वेश्चन और हर एक क्यूरियोसिटी को हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व कर देगी। और एक बार ये डॉक्यूमेंट्री एंड तक देखने के बाद आपको इस टॉपिक पर दूसरी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स माय गारंटी। और हाँ, जो भी लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम इस चैनल पर ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज लेकर आते हैं जो सीधा मेन स्ट्रीम नैरेटिव्स को चैलेंज करके आपको सोचने पर मजबूर करती है और आपको नए नए परसेप्शंस प्रोवाइड करती है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमारी डॉक्यूमेंट्रीज इंटरनेट पर सबसे बेस्ट है, क्योंकि आई गेस वो आप लोग ज्यादा बेटर वे में जज कर पाओगे। लेकिन मैं मेरे साइड से इतना लिख के दे सकता हूँ कि हमारी डॉक्यूमेंट्रीज आपको दुनिया के उन टॉप 1% लोगों में लाकर रख देगी जिन्हें इस दुनिया की उन चीजों के बारे में पता है जो 99% लोगों को समझ में भी नहीं आती है। इसीलिए इस डॉक्यूमेंट्री के बाद आप हमारी बाकी डॉक्यूमेंट्रीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सिम्पसन्स। Where have I heard that before? It's the title of the movie. Hello? Yes? Wake up, everybody! सबसे पहले मैं आपको सिम्पसन्स के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाना चाहता हूँ। ये जो वीडियो आप देख रहे हो वो सिम्पसन्स के सीजन नंबर 5 का एक सीन है जो 1993 में रिलीज हुआ था। इस एपिसोड में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ दो मैजिशियंस गुंटर और एर्नस्ट स्टेज पर कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं और उसी बीच अचानक से उनका पालतू व्हाइट टाइगर उन पर अटैक कर देता है। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2003, यानी इस एपिसोड के रिलीज होने के 10 साल बाद 2003 में लास वेगस के मिराज होटल में सिगफ्रिड और रॉय नाम के दो म्यूजिशियंस स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे और उसी बीच उनका पालतू टाइगर, जिसका कलर भी एग्जैक्टली व्हाइट ही था, वो उन दोनों पर अटैक कर देता है। अब इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस सीन में आपको यहाँ पर लंदन का टावर ब्रिज दिखाई देगा और कुछ डिस्टेंस पर उसके पीछे एक ट्रायंगल शेप बिल्डिंग दिखाई देगी। लेकिन पता है, जिस वक्त ये एपिसोड रिलीज हुआ था 1995 में, उस वक्त उस जगह पर ऐसी कोई बिल्डिंग थी ही नहीं। इनफैक्ट ये जो ट्रायंगल शेप की बिल्डिंग शो में दिखाई गई थी उसका कंस्ट्रक्शन शुरू ही 2009 में, यानी कि सिम्पसन्स के उस एपिसोड के 14 साल बाद हुआ था। अब सिम्पसन्स का ये वाला सीन देखो। इसमें ये दिखाया जाता है कि होमर, जो इस शो का मेन कैरेक्टर है, वो अपना लिखा हुआ एक स्क्रिप्ट फॉक्स स्टूडियो में बेचने जाता है। लेकिन वहीं पर उस स्टूडियो के बाहर एक बड़ा सा बिलबोर्ड दिखाया जाता है जिसपे कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है, 20th सेंचुरी फॉक्स। और ठीक उसी के नीचे एक और चीज लिखी हुई होती है, एंड दैट वाज अ डिवीजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी कंपनी। मतलब फॉक्स स्टूडियो डिज्नी की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। अब इसमें शॉकिंग बात ये थी कि डिज्नी ने फॉक्स को 2017 में एक्वायर किया था, जबकि सिम्पसन्स ने ये सीन 1998 में अपने शो में दिखाया था। अब इस वीडियो को देखो। ये सीजन 23 का सीन है जो 2012 में रिलीज हुआ था। इस सीन में दिखाया जाता है कि लेडी गागा एक स्टेडियम में इस तरह से उड़ते हुए स्टेज पर एंट्री मारती है और इस एपिसोड के रिलीज होने के 5 साल बाद, यानी 2017 में, लेडी गागा सच में बिल्कुल वैसे ही एक फ्लाइंग एंट्री करके क्राउड में आती है। अब ये लास्ट वाला सीन देखो जिसमें यू पार्कफील्ड नाम का एक कैरेक्टर अपनी रिस्ट पर जो घड़ी पहनता है उसे वो ऐसे अपने मुंह के पास ले जाता है और उसमें वॉइस कमांड से किसी को ऑर्डर देता है। अब आज के जमाने में तो ये सीन बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन ये एपिसोड एक्चुअल में 1995 में रिलीज हुआ था और ये वो दौर था जब मार्केट में स्मार्ट वॉच तो बहुत दूर की बात है, तब मार्केट में स्मार्टफोन्स भी ठीक से नहीं आए थे।
अब इन सारे क्लिप्स को देखकर आपको इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि सिम्पसन्स बाकी कार्टून शोज की तरह कोई नॉर्मल कार्टून नहीं है। ये एक ऐसा शो है जिसने कई बार फ्यूचर इवेंट्स को एकदम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया है। अभी तक तो मैंने फिर भी सिर्फ 5 ही इंसिडेंट्स आपको बताया है, लेकिन ऐसे और भी कई सारे इंसिडेंट्स हैं जो सिम्पसन्स में ऑलरेडी प्रेडिक्ट किए गए थे। तो फिर ऑब्वियस सवाल ये आता है कि ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया है। सिम्पसन्स के प्रेडिक्शंस को लॉजिकली समझने के लिए हमें एक ऐसी टर्म के बारे में समझना होगा जो कि CIA की हिस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री रही है, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग। और ये टर्म एक्चुअल में है क्या, ये सुनकर आपका दिमाग हिलने वाला है। 1950s में CIA एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, एंड दैट वाज प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा क्या है, और उससे भी इंपॉर्टेंट कि इसका सिम्पसन्स के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है। हालांकि ये प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा 1973 में ही ऑफिशियली बंद कर दिया गया था, और सिम्पसन्स का फर्स्ट एपिसोड 1989 में रिलीज हुआ था, यानी इस प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के बंद होने के 16 साल बाद। इसलिए ये चीज और भी ज्यादा फैसिनेटिंग हो जाती है कि इस प्रोजेक्ट का सिम्पसन्स के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है। देखो, इस प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा को लेकर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं कि इसका जो पर्पस था वो ह्यूमन बिहेवियर को डीपली स्टडी करके ये समझना था कि क्या किसी इंसान के थॉट्स, डिसीजंस और परसेप्शंस को आर्टिफिशियली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। और ये समझने के लिए CIA ने हंड्रेड्स ऑफ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जो बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन थे। आइडिया के लिए आपको बता दूं कि इन एक्सपेरिमेंट्स में LSD जैसे जो साइकोएक्टिव ड्रग्स होते हैं उनको यूज किया गया था। कई सारी हिप्नोसिस टेक्निक्स टेस्ट की गई थी, और भी ऐसी कई सारी इनह्यूमन चीजें की गई थी जो कि बिल्कुल भी एथिकल और लीगल नहीं थी। और ये सब हो रहा था सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन 1970s तक आते आते CIA की इस प्रोजेक्ट के बारे में आउटरीच शुरू हो गया, और कई इन्वेस्टिगेशंस के बाद 1973 में CIA को इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। लेकिन आप मुझे बताओ, 1953 में CIA ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, देन 1973 यानी 20 साल तक इसे कंटिन्यू रखा, उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए, और फिर एक दिन वो अचानक से ये सब बंद कर देते हैं। क्या ये रियलिस्टिक साउंड करता है कि आप अपनी 20 साल की R&D और मेहनत ऐसे ही छोड़ दो? देखो, जो भी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं वो भले ही ऑन पेपर बंद हो जाए, लेकिन उनके जो मेथड्स होते हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में यूज किए जाते हैं। और यही से एक टर्म चर्चा में आ गया, एंड दैट वाज प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग। और एग्जैक्टली यही से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है। देखो, प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग का कोर आइडिया बेसिकली ये कहता है कि अगर आपको किसी सोसाइटी को किसी फ्यूचर कॉन्सेप्ट के लिए साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को एंटरटेनमेंट मीडिया के थ्रू लोगों के दिमाग में फीड कर दो। उस कॉन्सेप्ट को मूवीज में दिखाओ, कार्टून्स में दिखाओ, टीवी शोज में दिखाओ, और इससे होगा ये कि जब लोग उस कॉन्सेप्ट को बार बार फिक्शन के फॉर्म में देखेंगे तो धीरे धीरे वो आइडिया उनके सबकॉन्शियस माइंड में नॉर्मलाइज होने लगेगा, और वो फिक्शनल चीज जब भी कभी रियल वर्ल्ड में सच हो जाएगी तो लोग एकदम से शॉक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड ने एंटरटेनमेंट के थ्रू उस शॉक को पहले से ही एब्जॉर्ब कर रखा होता है। और ये सब सुनकर शायद आपके भी दिमाग में पीले स्किन कलर वाली एक फैमिली आ रही होगी, द सिम्पसन्स फैमिली। और यही से एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर आता है कि क्या सिम्पसन्स इसी प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग का एक बाय प्रोडक्ट है? देखो, इस सवाल का जवाब इतना सीधा और आसान नहीं है। यहाँ अगर मैं डेटा को हल्का सा भी आगे पीछे कर दूं या मेरे एनालिसिस में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाए तो हो सकता है तो उससे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि इस टॉपिक को लेकर सोसाइटी में एक अलग ही नैरेटिव फैल जाए। इसलिए हमने बहुत ही फैक्चुअली, लॉजिकली, रिस्पॉन्सिबली और केयरफुली इस डॉक्यूमेंट्री का आगे वाला पार्ट फ्रेम किया है, और ये डिकोड करने की कोशिश की है कि सिम्पसन्स की एक्चुअल रियलिटी क्या है। देखो, सिम्पसन्स जैसा कोई भी टॉपिक जो कि थोड़ा कॉन्स्पिरेसी इंक्लाइंड होता है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के मेजरली ये 2 वेज होते हैं। फर्स्ट इज रैशनल वे एंड द सेकंड इज डॉट कनेक्टिंग वे। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों एंगल्स को साइड बाय साइड लेकर चलेंगे। पहले रैशनल आर्गुमेंट की बात करते हैं। 20 जनवरी 2021, इस दिन कमला हैरिस फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के तौर पर वोट लेती है। लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट बात को छोड़कर सोशल मीडिया पर एक अलग ही चीज चर्चा का मुद्दा बन जाती है, एंड दैट वाज हर पर्पल कलर सूट। हुआ यूं था कि साल 2001 में सिम्पसन्स के एक एपिसोड लीजा नाम की एक कैरेक्टर को साल 2028 में अमेरिका की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनते हुए दिखाया था, और उस कैरेक्टर ने एग्जैक्टली वही ड्रेस पहनी हुई थी जो 2021 में कमला हैरिस ने पहनी थी। सो नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि क्या सिम्पसन्स के राइटर्स ने 20 साल पहले बस तुक्का मारा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर कमला हैरिस ने इंटेंशनली सिम्पसन्स को देखकर ये ड्रेस पहना था? तो देखो, इस पर रैशनल आर्गुमेंट ये कहता है कि सिम्पसन्स के जो राइटर्स हैं उन्होंने ये पर्पल कलर का ड्रेस ऐसी रैंडमली चूज नहीं किया था। अगर आप अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि यूएस में मेनली 2 ही मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डेमोक्रेट्स जिन्हें ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है, और रिपब्लिकन्स जिन्हें रेड कलर रिप्रेजेंट करता है। अब यूएस में हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि जब भी कोई नया लीडर वहां यूनिटी को रिप्रेजेंट करना चाहता है तो वो लोगों के सामने पर्पल कलर की ड्रेस पहनकर आता है। क्यों?
क्योंकि जो रेड और ब्लू कलर है उन्हें अगर हम मिक्स करें तो पर्पल कलर बन जाता है। इसीलिए रैशनल आर्गुमेंट ये कहता है कि इसी हिस्टोरिकल पैटर्न को फॉलो करके शो के राइटर्स ने ये पर्पल सूट वाला सीन दिखाया था। एंड ऑनेस्टली ये बहुत ही फैसिनेटिंग आर्गुमेंट है। लेकिन द विल पावर स्टार इस चैनल पर जब आप आते हो तो यहाँ चीजों का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया जाता है और हर टॉपिक को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, और यही सिम्पसन्स के साथ भी होने वाला है। चलो मान लेते हैं कि सिम्पसन्स के राइटर्स ने लॉजिक और हिस्टोरिकल पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके लीजा को पर्पल कलर का सूट पहनाया था। लेकिन इस सवाल का जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है कि आखिर 2028 में ही एक फीमेल को यूएस का फर्स्ट प्रेसिडेंट क्यों दिखाया गया है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि 2028 में यूएस का अगला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है, और 2024 में जो लास्ट इलेक्शन हुआ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए थे, उसी साल कमला हैरिस बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई थी। कई लोग तो ये भी अज्यूम कर रहे थे कि कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप को हरा देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पर क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि सिम्पसन्स 2001 में ही अपने एक एपिसोड में दिखा देता है कि 2028 में यूएस को फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट मिल जाएगी। और चलो एक बार के लिए ये भी मान लेते हैं कि ये भी एक कोइंसिडेंस हो सकता है या बस एक स्पेकुलेशन हो सकता है, क्योंकि अभी तक ये एक्चुअल में हुआ नहीं। लेकिन उसी एपिसोड में ये भी दिखाया जाता है जिसमें लीजा क्लियरली कहती है कि ट्रम्प की गवर्नमेंट ने यूएस की पूरी इकोनॉमी बर्बाद करके रख दी है। तो फिर स्पेसिफिकली ट्रम्प कहां से बीच में आ जाते हैं? और जो लोग थोड़ा बहुत भी ग्लोबल न्यूज देखते हैं उन्हें आइडिया होगा कि ट्रम्प अगले 1-2 सालों में ही यूएस की इकोनॉमी का क्या हाल करके रख सकता है। इवन इसी एपिसोड को किसी ने यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है। मैं उसका कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था तो उसमें मुझे एक और कोइंसिडेंस मिला। इसी एपिसोड में एक लंच का सीन दिखाया जाता है जिसमें डाइनिंग टेबल पर कुछ प्लेट्स रखी होती है, और उनमें से जो लीजा यानी कि प्रेसिडेंट की जो प्लेट होती है बस उसमें नॉनवेज नहीं होता है, जबकि टेबल पर रखी बाकी सभी प्लेट्स में चिकन रखा हुआ होता है। और पता है, खुद कमला हैरिस ने कई बार पब्लिकली वीगन डाइट को प्रमोट किया। इसलिए इस सीन को लेकर भी लोगों ने ये कमेंट्स किए थे कि क्या ये भी कोई कोइंसिडेंस हो सकता है। और अब आप खुद सोच के देखो कि इतने सारे कोइंसिडेंसेस एक साथ ही कैसे हो सकते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि इसका रैशनल आर्गुमेंट किसी के पास भी होगा। सिम्पसन्स को लेकर एक और लॉजिकल आर्गुमेंट दिया जाता है जिसे साइकोलॉजी में सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। मान लो आप किसी मेले में गए और वहां जाकर आपने डार्ट्स गेम खेला, उसमें आपने 10 बार अलग अलग निशाने लगाए और उसके बाद जाकर आपका सिर्फ एक निशाना सही जगह पर हिट कर गया। तो क्या इससे आप ये कहोगे कि आप एक बहुत ही अच्छे निशानेबाज हो? नहीं कहोगे, क्योंकि आपको पता है कि जब आप 10 बार निशाना लगाओगे तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि उसमें से एक आध बार तो सही जगह पर निशाना लग ही जाएगा। और बेसिकली इसी को सर्वाइवरशिप बायस कहा जाता है। और कुछ यही सीन सिम्पसन्स के साथ रैशनल आर्गुमेंट में निकल कर आता है। सिम्पसन्स पिछले 36 सालों से चलता आ रहा है, जिसमें लगभग 37 सीजन्स और 800 से भी ज्यादा एपिसोड्स आज तक रिलीज हुए हैं। नाउ लेट्स डू अ सिंपल मैथमेटिक्स। ये जो इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो बेसिकली इस चीज की है कि सिम्पसन शो में ऑन एन एवरेज पर मिनट कितने जोक्स या कह लो कि सीन्स दिखाए जाते हैं। अब इसका अगर एवरेज निकालेंगे तो वो नंबर 8.5 आता है, लेकिन हम इसको राउंड फिगर 8 ही मानकर चलते हैं, यानी हर मिनट में 8 जोक्स होते हैं। अब अगर देखा जाए तो सिम्पसन्स का हर एपिसोड अराउंड 20 मिनट का होता है। सो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो हर एपिसोड में अराउंड 160 जोक्स निकल कर आएंगे। और अब जैसे कि मैंने कहा कि सिम्पसन्स के टोटल 800 से भी ज्यादा एपिसोड्स आज तक रिलीज हो चुके हैं। सो इस 160 को अगर हम 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ ये नंबर मिल जाएगा, 1,28,000 जोक्स। इसलिए रैशनल आर्गुमेंट ये कहता है कि इन 1,28,000 जोक्स में से आज तक सिर्फ कुछ डजन्स ऑफ जोक्स ही सच हो पाए हैं। मतलब एज पर रैशनल आर्गुमेंट जो चीजें सिम्पसन्स के थ्रू सच हुई है वो सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंस थे, नथिंग एल्स। लेकिन इसको लेकर मेरे पास एक कंप्लीटली डिफरेंट आर्गुमेंट है। रिसेंटली पूरी दुनिया में ईरान इजराइल वॉर के अलावा सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा अगर कोई है तो वो है एप्स्टीन फाइल्स। ये तो सभी को पता होगा कि एप्स्टीन फाइल्स में दुनिया भर के टॉप इंडिविजुअल्स के नाम शामिल थे। अब इसी फाइल में एक और नाम शामिल था जिसके बारे में कहीं पर भी ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, एंड दैट वाज मैट ग्रेनिंग। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये मैट ग्रेनिंग कोई और नहीं बल्कि द सिम्पसन शो के क्रिएटर है। अब 2019 में क्या हुआ था कि एप्स्टीन फाइल्स को लेकर कोर्ट ने कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए थे जिसमें कुछ ऐसा मेंशन था कि वर्जीनिया जूफ्रे जो कि एप्स्टीन फाइल्स में एक विक्टिम थी, उन्होंने मैट ग्रेनिंग को एप्स्टीन का जो प्राइवेट जेट था लॉलिटा एक्सप्रेस, उसमें एक बार फुट मसाज दी थी जब वो सिर्फ 16 साल की थी। हालांकि वर्जीनिया जूफ्रे ने यह कभी क्लेम नहीं किया कि मैट ने उनके साथ कभी कुछ गलत किया था, लेकिन ये इंसिडेंट दिखाता है कि मैट अगर एप्स्टीन के प्राइवेट जेट में ट्रैवल कर रहे थे तो ऑब्वियसली उनका एलिट सर्कल के बीच उठना बैठना था। और यही से इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। साल 2000 सिम्पसन्स के 12th सीजन में द कंप्यूटर वॉर मेनस शूज नाम का एक एपिसोड रिलीज होता है। इस एपिसोड में होमर जो कि मेन कैरेक्टर है वो मिस्टर एक्स नाम से एक गॉसिप ब्लॉग बनाता है और उस पर अपने आसपास की न्यूज पोस्ट करना शुरू कर देता है। अब कई सारी न्यूज पोस्ट करने के बाद भी उसे वो वायरलिटी नहीं मिलती जो वो एक्सपेक्ट करता है। इसलिए अब वो क्या करता है कि अपने आसपास की न्यूज को तोड़ मरोड़ कर कुछ भी पोस्ट करना शुरू करता है ताकि वो ज्यादा फैसिनेटिंग लगे।
और उसी बीच वो कुछ बहुत ही शॉकिंग पोस्ट कर डालता है। वो लिखता है कि कुछ सीक्रेट लोग फ्लू शॉट्स के थ्रू लोगों के माइंड्स को कंट्रोल कर रहे हैं। Controlling our minds with flu shots. I knew it. और होमर की ये बात बिल्कुल सच हो जाती है, लेकिन उसके बाद उसे अचानक से एकदम मिस्टीरियस वे में किडनैप कर लिया जाता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच चुका है। वहाँ खड़े आसपास के लोगों से होमर पूछता है कि ये कौन सी जगह है, तो उस पर एक बंदा कहता है कि ये एक आइलैंड है। फिर होमर पूछता है कि यहाँ से वापस कैसे जाना है, तो अब ये बंदा कहता है कि नहीं, इस आइलैंड से कोई वापस नहीं जा सकता है। फिर होमर पूछता है कि मुझे इस आइलैंड पर क्यों लाया गया, तो वो बंदा कहता है कि तुम्हें कुछ ऐसा पता है जो तुम्हें पता नहीं होना चाहिए था। अब ये सुनकर होमर सोच में पड़ जाता है कि उसे एग्जैक्टली ऐसा क्या पता है जिससे कि उसे सीधा किडनैप करके यहाँ लाया गया है। लेकिन बाद में एक मिस्टीरियस पर्सन उसे आकर कहता है कि तुमने अपने ब्लॉग में जो फ्लू शॉट्स के बारे में लिखा था वो हमारा सीक्रेट प्लान था जिसे तुमने पहले ही रिवील कर दिया है। अब 4 महीने उसी आइलैंड पर टॉर्चर होने के बाद जैसे तैसे करके होमर वहाँ से भाग निकलता है और अपने घर वापस आ जाता है। और घर आते ही वो अपने ब्लॉग में कुछ ऐसा लिखता है जिसने आज की डेट में सबको शॉक करके रख दिया है। वो लिखता है, अटेंशन, some crazy creeps on an island somewhere are secretly running the world। सिम्पसन्स के इसी सीन को लेकर कई लोगों ने इसे एप्स्टीन आइलैंड से कनेक्ट कर दिया है और इस पर एनडीटीवी ने भी एक आर्टिकल लिखा हुआ है। यही नहीं, सिम्पसन का एक और एपिसोड है सीजन 10 में जिसमें स्टीफन हॉकिंग को दिखाया गया है और उसमें लीजा नाम की एक अंडर एज कैरेक्टर उनके लैब पर बैठी होती है। और स्टीफन हॉकिंग को लेकर रिसेंटली जिस टाइप के फोटोज बाहर आ रहे हैं लोग उनको इस एपिसोड से कनेक्ट कर रहे हैं। अब देखो, इसको लेकर कोई कितने भी रैशनल काउंटर्स क्यों ना दे, लेकिन मैं इस बात से अग्री कर ही नहीं सकता कि ये एपिसोड्स और इनके जैसे कुछ और एपिसोड्स जस्ट अ कोइंसिडेंस थे। और इसी चीज को जब हमने और डीप में जाकर इन्वेस्टिगेट किया जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये सब सिर्फ कोइंसिडेंसेस थे या कुछ पावरफुल लोगों के फ्यूचर प्लान्स थे। मैंने थोड़ी देर पहले प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी सोसाइटी को किसी फ्यूचर कॉन्सेप्ट के लिए साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना हो तो सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को एंटरटेनमेंट मीडिया के थ्रू लोगों के दिमाग में फीड कर दिया जाता है। उस कॉन्सेप्ट को मूवीज, कार्टून्स और टीवी शोज में दिखाकर धीरे धीरे लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में उसे नॉर्मलाइज करवाया जाता है, जिससे कि वो फिक्शनल चीज जब भी कभी रियल वर्ल्ड में सच हो जाएगी तो लोग उससे एकदम से शॉक नहीं होंगे क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड ने एंटरटेनमेंट के थ्रू उस शॉक को पहले से ही एब्जॉर्ब कर रखा होता है। So this is the concept of predictive programming। अब हम ये समझेंगे कि सिम्पसन्स का इससे कैसे और क्या कनेक्शन है, और ये अच्छे से समझने के लिए हमें सिम्पसन्स को एक कंप्लीटली डिफरेंट एंगल से अप्रोच करना होगा, एंड दैट एंगल इज अ सीक्रेट अफेयर बिटवीन हॉलीवुड एंड यूएस गवर्नमेंट। और इस पार्ट को देखते हुए आपको बीच में थोड़ा सा लग भी सकता है कि हम सिम्पसन्स को छोड़कर ये किस टॉपिक पर आ गए, बट ट्रस्ट मी गाइस, थोड़ी देर में आपके सामने कुछ ऐसे पैटर्न्स अनफोल्ड होने लग जाएंगे जो आपके परसेप्शन को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। यूएस में जो पेंटागन यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वहां 1940s में एक एक्स्ट्रा ऑफिस बनाया गया था जिसे एंटरटेनमेंट लिएजॉन ऑफिस कहा जाता है। और पता है इस ऑफिस का काम क्या था? ये कि हॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े स्टूडियोज है उनके साथ कोलैबोरेट करके उनके स्क्रिप्ट को पॉलिश करना। अब पॉलिशिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है उसे अभी डिस्कस करने ही वाले हैं हम, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि पेंटागन के इस ऑफिस से इन्फ्लुएंस होकर ऐसा ही एक ऑफिस 1996 में CIA ने भी बनाया था। और इन ऑफिसेस के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है वो आपको अभी पता चलेगा। हल्क मूवी ऑलमोस्ट सबने देखी होगी। इस मूवी में हल्क को कैप्चर करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है जिसका नाम एंग्री मैन ये रखा जाता है। लेकिन आपको पता है हल्क की जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी उसमें इस ऑपरेशन का नाम एंग्री मैन नहीं बल्कि ऑपरेशन रैंच हैंड ये रखा गया था। लेकिन जब ये स्क्रिप्ट पेंटागन यानी यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट में पहुंचती है तो वो ये कहते हैं कि नहीं, इसका नाम हम रैंच हैंड नहीं रख सकते, क्योंकि हुआ यूं था कि 1950s में यूएस और वियतनाम के बीच जो वॉर चल रहा था उसमें यूएस ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसमें उन्होंने वियतनाम के ऊपर मिलियंस ऑफ गैलन्स हार्मफुल केमिकल स्प्रे किए थे और उस ऑपरेशन का नाम इन्होंने रैंच हैंड ये रख दिया था। इसीलिए ये सेम कोड नेम जब हल्क को कैप्चर करने के लिए यूज किया गया तो पेंटागन ने उसे एंग्री मैन इस नाम से रिप्लेस करने के लिए कह दिया। एक और मूवी आई थी कॉन्टैक्ट नाम से जो कि बेसिकली एलियंस पर बेस्ड थी। उसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट में एक सीन था जिसमें ये लिखा गया था कि एलियंस डूम्सडे नाम की एक मशीन थी उसे यूज करके अर्थ को खत्म कर देंगे, और ये देखकर जो यूएस मिलिट्री है वो बहुत ज्यादा डर जाएगी। लेकिन जब पेंटागन के ऑफिसर्स इस स्क्रिप्ट को गो थ्रू करते हैं तो वो इस सीन को निकालने के लिए कह देते हैं, और इवन इसी मूवी में से और भी कई सारे ऐसे सीन्स रिमूव करने के लिए कहते हैं जिनमें यूएस मिलिट्री वीक दिख रही थी। इसके अलावा अल पचिनो की द रिक्रूट नाम की एक मूवी आई थी और ओसामा बिन लादेन के एलिमिनेशन के ऊपर जीरो डार्क 30 नाम की एक मूवी आई थी। इन दोनों मूवीज में भी CIA ने बहुत ज्यादा इंटरफेयर किया था। आप सुनकर शॉक हो जाओगे कि 1911 से लेकर 2017 के बीच पेंटागन ने 800 से भी ज्यादा फीचर फिल्म्स जिनमें ट्रांसफॉर्मर्स, द टर्मिनेटर,
इवन आयरन मैन ऐसी ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी शामिल है, इन सब को डायरेक्ट सपोर्ट किया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिकन नेवी के पास हॉलीवुड मूवीज की स्क्रिप्ट चेंजेस को लेकर 90 बॉक्सेस का मटेरियल पड़ा हुआ है, लेकिन वो उसे क्लियरली रिवील नहीं करते कि कौन कौन सी मूवीज की स्क्रिप्ट्स में उन्होंने एक्चुअल चेंजेस किए थे। और मैं ये जो भी बता रहा हूँ वो 100% फैक्चुअली करेक्ट है। किसी को अगर वेरीफाई करना हो तो डिस्क्रिप्शन में गूगल डॉक का लिंक भी ऐड कर दिया है, आप बाद में चेक कर सकते हो। पेंटागन के अलावा यूएस की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, वो भी हॉलीवुड के साथ बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड रहती है। फॉर एग्जांपल मीट द पेरेंट्स नाम की एक मूवी आई थी जिसमें रॉबर्ट डी नीरो नाम के एक लेजेंडरी एक्टर एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे थे। अब हुआ क्या था कि इस मूवी की जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी उसमें एक सीन लिखा गया था जिसमें रॉबर्ट के पास CIA इंटरोगेशन और टॉर्चर मैनुअल्स का पूरा कलेक्शन दिखाया जाता है। टॉर्चर मैनुअल बेसिकली कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें इंटरोगेशन की टेक्निक्स लिखी होती है कि कैसे एक सस्पेक्ट से इंफॉर्मेशन निकालनी है। लेकिन बाद में जब इस स्क्रिप्ट को CIA ऑफिसर्स गो थ्रू करते हैं तो वो कहते हैं कि रॉबर्ट के कैरेक्टर को टॉर्चर मैनुअल के साथ ना दिखाया जाए और फिल्म मेकर्स को भी वो डिटेल पूरी तरह स्क्रिप्ट से रिमूव करनी पड़ती है। इवन जो पैरामाउंट फिल्म स्टूडियो है उसमें एक सीनियर एम्प्लॉई था, उसने 1950s में ये कोशिश की थी कि कैसे उनके हर मूवी का नैरेटिव ज्यादा से ज्यादा ओविन, जो कि उस वक्त CIA का एक एजेंट था, उसके फेवर में जाए। एक बुक है द CIA इन हॉलीवुड नाम से, जिसे ट्रिशिया जेनकिंस नाम की एक ऑथर ने लिखा है। इस बुक में उन्होंने लिखा है कि कोल्ड वॉर और पोस्ट 9/11 एरा में CIA की इमेज बहुत ज्यादा निगेटिव बन चुकी थी, इसीलिए उसी इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए CIA ने ऑलमोस्ट सभी पॉपुलर मीडिया और खासकर हॉलीवुड को यूज करना शुरू किया था। लेकिन अब शायद आपको लग सकता है कि हमारा टॉपिक तो सिम्पसन्स है और वो तो एक टीवी शो है और जो पेंटागन और CIA है वो तो मोस्टली हॉलीवुड के साथ कनेक्टेड है, तो फिर इस सब का सिम्पसन्स के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि पेंटागन और CIA ने सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं बल्कि आज तक 1100 से भी ज्यादा टीवी शोज को भी डायरेक्ट बैकिंग दी है। अभी थोड़ी देर पहले मैं जिस बुक की बात कर रहा था द CIA इन हॉलीवुड, उसी बुक में एक और बहुत ही फैसिनेटिंग बात लिखी हुई है। 2001 से लेकर 2006 तक अमेरिकन टेलीविजन पर अलायस नाम से एक बहुत ही पॉपुलर स्पाई सीरीज चलती थी जिसे जेनिफर गार्नर नाम की एक एक्ट्रेस लीड करती थी। अब 2004 में क्या होता है कि CIA इस एक्ट्रेस को रिक्रूटमेंट एड्स के लिए हायर करती है और फिर इस एक्ट्रेस के थ्रू बार बार ये दिखाया जाता है कि कैसे एक स्पाई एक डेंजरस मिशन पर जाकर देश को बचाती है, साथ ही फ्लैशी लाइफस्टाइल भी एंजॉय करती है और इवन अपनी पर्सनल लाइफ और स्टडीज को भी बैलेंस करती है। और ये सब करने के पीछे CIA का पर्पस ये था कि सोसाइटी की नजरों में CIA का परसेप्शन एज अ कूल करियर ऑप्शन बन जाए। इसी बुक में द एजेंसी नाम के एक और टीवी शो के बारे में डिस्कस किया गया है और ये तो और भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। इस बुक की ऑथर बताती है कि CIA ऑफिसर्स इस शो के राइटर्स के साथ बैठते थे और उन्हें रियल वर्ल्ड के कुछ इमेजिनरी सिनेरियोस देते थे। फॉर एग्जांपल कि अगर यूएस पर कोई एंथ्रैक्स यानी पॉइजनस बैक्टीरियल अटैक हो गया तो उस केस में क्या होगा, या फिर किसी XYZ कंट्री की बॉर्डर पर अगर अचानक से मिलिट्री डिप्लॉय कर दी जाए तो वहां की गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या होगा। और ऐसे इमेजिनरी सिनेरियोस देखकर उन राइटर्स से ये कहा जाता था कि अब इन्हें फुल स्टोरीज में डेवलप कर दो। CIA की इस टेक्निक को इस बुक की ऑथर ने थ्रेट सिनेरियो वर्कशॉप ये नाम दिया है। लेकिन ये सब करके CIA को एक्चुअल में क्या फायदा होता था? देखो क्या होता है कि जो फिक्शनल स्टोरी राइटर्स होते हैं वो किसी भी सिनेरियो को बहुत ही क्रिएटिवली और ऑलमोस्ट हर एंगल से इमेजिन कर सकते हैं। जहां नॉर्मल लोग ये सोचते हैं कि पहले अटैक होगा और फिर उसके बाद सीधा रिएक्शन होगा, वही ये राइटर्स इसे अलग पर्सपेक्टिव के साथ सोचते हैं कि अटैक कैसे होगा, लोगों के रिएक्शंस क्या होंगे, फिर उसमें वो कोई ट्विस्ट भी ऐड करते हैं। वो ह्यूमन इमोशंस को भी इमेजिन कर सकते हैं। वो ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि इस अटैक की वजह से क्या क्या अनएक्सपेक्टेड चेन ऑफ रिएक्शंस फॉर्म हो सकती है और किस टाइप का केओस क्रिएट हो सकता है। और राइटर्स की इन्हीं इमेजिनेशन से CIA को न्यू पर्सपेक्टिव्स मिलते थे, उन्हें अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियोस के बारे में पता चलता था और उन्हें कुछ ऐसे भी इनपुट्स मिल जाते थे जो उन्होंने कभी सोचे भी ना। और आप देखना कि जो रियल थ्रेट्स होते हैं वो कभी भी एक स्ट्रेट लॉजिक फॉलो नहीं करते, दे बिहेव लाइक स्टोरीज। वो बहुत ही ज्यादा केओटिक और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अभी लेटेस्ट में ईरान का एग्जांपल ले लो। यूएस और इजराइल को लगा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मार देंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन उन्हें इस बात का आइडिया ही नहीं था कि ईरान आउट ऑफ सिलेबस जाकर दुबई और उसके आसपास की दूसरी कंट्रीज पर अटैक करेगा और यहां तक कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी शट डाउन कर देगा। इसीलिए जो फिक्शनल राइटर्स होते हैं वो काफी हद तक ऐसी अनप्रेडिक्टेबल चीजों को इमेजिन करके पहले ही सिमुलेशन क्रिएट कर सकते हैं। और ये मैं ही नहीं बल्कि ये बुक भी कह रही है। सो अब इन सारी चीजों को हम सिम्पसन्स के साथ कनेक्ट करके देखें तो हमारे सामने कुछ बहुत ही शॉकिंग पर्सपेक्टिव्स निकल कर आते हैं। मैंने इस टॉपिक को लेकर जितना भी रिसर्च किया है मुझे इस बात का कोई प्रॉपर एविडेंस तो नहीं मिला कि सिम्पसन्स और पेंटागन या CIA में कोई डायरेक्ट कनेक्शन एग्जिस्ट करता है। लेकिन किसी ने कहा है द एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आई थिंक आवर ब्रेन्स आर डिजाइन्ड इन अ वे टू एक्सप्लोर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। किसी चीज का अगर डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल ना भी हो तो हम कुछ डॉट्स को कनेक्ट करके कुछ हिडन पैटर्न्स को डिकोड कर सकते हैं और अब हम वही करने वाले हैं।
देखो, एज आई ऑलरेडी सेड कि सिम्पसन्स का फर्स्ट एपिसोड 1989 में रिलीज हुआ था। अगर आप सोच कर देखो तो उस साल से लेकर आज तक दुनिया में एक से बढ़कर एक पॉपुलर टीवी शोज आए और चले भी गए। खुद हमारी आंखों के सामने बेन 10, टॉम एंड जेरी, छोटा भीम, रोल नंबर 21, ऐसे कितने ही एक से बढ़कर एक कार्टून्स आकर बंद हो गए। अब ये बहुत ही बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है कि कोई शो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो हमारे लिए एक टाइम के बाद इररिलेवेंट हो ही जाता है, क्योंकि समय के साथ मार्केट में नए नए ट्रेंड्स आते हैं, लोगों की चॉइसेस बदलती है, कंटेंट कंजम्पशन बदल जाता है। इसलिए कई सारे शोज या तो मार्केट में रिलेवेंट नहीं रह पाते या फिर उनके मेकर्स उन शोज को ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग पिवोट कर देते हैं। लेकिन सिम्पसन्स इस केस में कंप्लीटली एक्सेप्शनल है। क्यों? क्योंकि ये शो पिछले 36 सालों से आज भी चल रहा है, which makes it the longest running sitcom in the world। और यही नहीं, सिम्पसन्स जब शुरू हुआ था तब वो फॉक्स स्टूडियो के अंडर आता था, लेकिन 2017 में जब डिज्नी ने फॉक्स स्टूडियो को एक्वायर कर लिया तो उसके बाद ये शो डिज्नी के अंडर आ गया। लेकिन पूरी की पूरी ओनरशिप चेंज होने के बाद भी इस शो में कोई चेंज नहीं हुआ। वो 36 साल पहले जैसा था वो आज भी वैसा का वैसा ही है। अब ऐसा भी नहीं है कि सिम्पसन्स की टीआरपी दिन ब दिन बढ़ रही हो, वो उल्टा कम होती जा रही है। शुरू में सिम्पसन्स को 20 मिलियन से भी ज्यादा लोग देखते थे, लेकिन 2023-24 तक ये नंबर गिरकर सिर्फ 2 मिलियन पर आ चुका है। तो ये सब देखकर अपने आप दिमाग में कुछ मिस्टीरियस सवाल आने शुरू हो जाते हैं कि भाई मेकर्स की ऐसी क्या मजबूरी है जो इस शो को बंद नहीं कर रहे हैं? क्यों वो लोग इस शो को आज भी रन कर रहे हैं? देखो, इस सब से मैं कोई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट नहीं करना चाह रहा हूँ, बट एज अ क्यूरियस गाय मैं इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। कुछ दिन पहले मैंने डीप स्टेट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें मैंने बिल्डरबर्ग नाम की एक सीक्रेट मीटिंग के बारे में डिस्कस किया था, जो कि एक बहुत ही सीक्रेट मीटिंग होती है जहां दुनिया भर के कुछ गिने चुने पावरफुल लोग, जिसमें गोल्डमैन सैक्स जैसी बैंक्स, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज, बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज के सीईओज, मार्क ज़करबर्ग, जेफ बेजोस और सैम ऑल्टमैन जैसे टेक जायंट्स, नेटो के जनरल्स, वर्ल्ड बैंक और IMF के हेड्स, एनर्जी टाइकून्स, ऐसे कई वेल्दी और पावरफुल लोग शामिल होते हैं। उसी डॉक्यूमेंट्री में मैंने ये भी बताया था कि डैनियल एस्ट्रली नाम के एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, जिन्होंने इन मीटिंग्स को डेकेड्स तक ट्रैक किया, उन्हें एनालाइज किया और उसके ऊपर एक बुक लिखी, द ट्रू स्टोरी ऑफ द बिल्डरबर्ग ग्रुप। डैनियल का ये 2 घंटे का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कुछ बहुत ही शॉकिंग बातें बताई। I brought it into the mainstream. I showed the documents and we all hear people talk about they control the world, they do this, behind the scenes. But we didn't really know who these they were until, I brought it out into the open through the Bilderberg book, and I showed the photographs and documents and, in their secret discussions or secretive discussions. डैनियल ने इस इंटरव्यू में कहा है कि ये जो बिल्डरबर्ग मीटिंग है उसे हमेशा से लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते थे, लेकिन डैनियल पहली बार इसे मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने लेकर आए थे और अपनी बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने कई सारे डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स और सीक्रेट डिस्कशंस दिखाए थे। वो इस इंटरव्यू में कहते हैं कि दुनिया भर के कई कोनों से कई लोग कहते रहते हैं कि वो लोग पर्दे के पीछे से दुनिया को कंट्रोल करते हैं, वो लोग ये करते हैं, वो लोग वो करते हैं, लेकिन ये वो लोग एक्चुअल में कौन है ये कोई क्लियरली नहीं बताता है। और डैनियल के अकॉर्डिंग ये बिल्डरबर्ग मीटिंग ही वो जगह है जहां वो लोग मिलते हैं और ग्लोबल पॉलिसीज को शेप करते हैं। यही लोग फाइनेंस, मीडिया, मिलिट्री, एनर्जी, टेक्नोलॉजी सब कुछ कंट्रोल करते हैं। यूएस का सबसे इन्फ्लुएंशियल डिप्लोमेट और वॉर स्ट्रेटेजिस्ट हेनरी किसिंजर, डेविड रॉकफेलर, जिसने ग्लोबल बैंकिंग और ऑयल पॉलिसीज को डेकेड्स तक शेप किया, वो भी इस मीटिंग को अटेंड करता है। 1991 में बिल क्लिंटन नाम का एक मेंबर इस मीटिंग को अटेंड करता है और 1993 में अगले इलेक्शन में वो यूएस का प्रेसिडेंट बन जाता है। 1993 में टोनी ब्लेयर नाम का एक मेंबर इस मीटिंग को अटेंड करता है और उसके तुरंत बाद वो यूके का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। इस मीटिंग में ये डिस्कस होता है कि हमें एक कॉमन यूरोपियन मार्केट और एक सिंगल करेंसी चाहिए और आगे कुछ ही सालों में यूरो करेंसी इंट्रोड्यूस हो जाती है। 1990s की मीटिंग में ये लोग नेटो एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस करते हैं और अगले 10 सालों के अंदर अंदर ईस्टर्न यूरोप की कई सारी कंट्रीज नेटो को ज्वाइन करना शुरू कर देती है। 2000s की मीटिंग में एनर्जी और मिडिल ईस्ट इंस्टेबिलिटी को लेकर डिस्कशंस होते हैं और उसके तुरंत बाद इराक और लीबिया जैसी कंट्रीज में वॉर शुरू होते हैं और कई बड़ी बड़ी वेस्टर्न कॉर्पोरेशंस ऑयल की डील सिक्योर कर लेती है। इवन अगर अभी 2018 के बिल्डरबर्ग मीटिंग को देखें तो इस मीटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर डिस्कशन हुआ था और आज एआई का क्या सीन है ये आप सबके सामने। तो अगर बिल्डरबर्ग जैसी कुछ सीक्रेट मीटिंग्स आज भी दुनिया में सीक्रेटली कंडक्ट होती है जिसमें उंगलियों पर गिनने जितने लोग ये डिसाइड करते हैं कि अगले कुछ डेकेड्स में दुनिया में क्या होगा, तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता कि सिम्पसन्स के राइटर्स के पास भी ऐसी कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन आती हो जिसके बेसिस पर वो अपने अगले एपिसोड्स लिखते हो। यानी ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाली बात नहीं है
बल्कि उन्हें पहले से ही पता हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब आपको शायद लग सकता है कि भाई सिम्पसन्स के राइटर्स के पास ऐसी कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन क्यों आएगी, वो लोग होते कौन है? सो नाउ लेट मी टेल यू कि सिम्पसन्स के राइटर्स कोई आम लोग नहीं है। इस शो के कार्टूनिस्ट मैट ग्रेनिंग के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कैसे उनका उठना बैठना जेफरी एप्स्टीन, जो कि कई एलिट्स को अपने मुट्ठी में रखता था, उसके साथ था। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो मैट है वो 1990s में टेड नाम की एक कॉन्फ्रेंस रेगुलरली अटेंड करते थे। ये टेड एक ऐसा कॉन्फ्रेंस होता था जहां सिर्फ कुछ एलिट लोग ही एंटर कर सकते थे और इस कॉन्फ्रेंस में मेनली ऐसी टेक्नोलॉजी और इन्वेंशंस के बारे में बात होती थी जो कि उस वक्त इनिशियल स्टेज पर हुआ करती थी और उनके बारे में आम लोगों को भनक तक नहीं होती थी। इनफैक्ट 2014 के एक इंटरव्यू में खुद मैट ने ये कहा था कि उन्होंने कई साल पहले जो टेक्नोलॉजीज उन कॉन्फ्रेंसेस में देखी थी वो अब जाकर धीरे धीरे सच हो रही है। सो इसी से आप समझ जाओ कि क्या उनके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं थी। और सिर्फ मैट ग्रेनिंग ही नहीं बल्कि उनके अलावा इस शो के जो भी बाकी राइटर्स हैं वो भी बहुत ही हाई लेवल के लोग हैं। इस शो का जो कोर राइटिंग स्टाफ है उन्होंने हार्वर्ड, बर्कली और प्रिंसटन इन टॉप यूनिवर्सिटीज से अपनी डिग्रीज ली है और इसीलिए ये लोग अमेरिका के सबसे एलिट एकेडमिक इकोसिस्टम में से आते हैं। और ये जो यूनिवर्सिटीज है जिनकी मैं अभी बात कर रहा हूँ वो कोई सिर्फ डिग्रीज देने वाली इंस्टीट्यूशंस नहीं है। ये वो जगह है जहाँ से ज्यादातर पॉलिसी मेकर्स, थिंक टैंक्स, एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट और ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट निकल कर आते हैं और इन्हीं यूनिवर्सिटीज से निकले हुए लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिसी स्कूल्स, कंसल्टिंग फर्म्स और यूएस गवर्नमेंट को फीड करते हैं। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है कि इन यूनिवर्सिटीज से निकलने वाले स्टूडेंट्स मेजरली इन दो जगहों पर एंटर करते हैं। एक या तो अमेरिकन थिंक टैंक्स का हिस्सा बन जाते हैं या फिर वो एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री में एंटर हो जाते हैं। सो अब सोच कर देखो कि एक ही कैंपस से दो टाइप के लोग निकल कर आ रहे हैं। एक साइड वो लोग जो आगे चलकर थिंक टैंक्स में जाकर फ्यूचर सिनेरियोस डिजाइन कर रहे हैं और दूसरी साइड वो लोग जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाकर नैरेटिव्स बिल्ड कर रहे हैं। और ये दोनों भी एक ही एनवायरनमेंट में ट्रेन हुए हैं, दोनों ने सेम डिस्कशन सुने हैं, सेम प्रोफेसर के अंडर स्टडी किया है और सेम ग्लोबल ट्रेंड्स को डिकोड किया है। तो क्या ये पॉलिसी मेकर्स और नैरेटिव बिल्डर्स आपस में बैठकर दुनिया के फ्यूचर को डिस्कस नहीं करते होंगे? देखो अब इससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिम्पसन्स के राइटर्स को कोई सीक्रेट फाइल थमा दी जाती है जिसमें ये लिखा होता है कि अगले 20 साल में क्या होने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि वो लोग उस इकोसिस्टम का पार्ट है जहां फ्यूचर को लेकर हाई लेवल डिस्कशंस ऑलरेडी चल रहे होते हैं। आई नो कि बहुत सी चीजें बहुतों के सर के ऊपर से चली गई होगी। कई लोग अभी भी हल्का सा कंफ्यूज होंगे कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा हूँ। हालांकि ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स था, बट आई ट्राइड कि मैं आपके लिए इसे ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकूं। अब सारी चीजों को एक पेज पर रखकर मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि क्यों आपके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो भले ही इस डॉक्यूमेंट्री का टॉपिक द सिम्पसन्स हो, लेकिन यहाँ आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि इस डॉक्यूमेंट्री का असली सवाल ये नहीं है कि सिम्पसन्स फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है या नहीं, बल्कि असली सवाल ये है कि सिम्पसन्स को देखकर हमें क्या समझ आया है। हो सकता है कि ये सब कोइंसिडेंसेस हो सकता है कि राइटर्स बस इंटेलिजेंट हो और ये भी हो सकता है कि सिम्पसन्स को देखकर ये सब पैटर्न्स हमारा दिमाग खुद क्रिएट करता हो। लेकिन यहाँ हम एक बात को डिनाई नहीं कर सकते कि ये दुनिया उतनी भी रैंडम नहीं है जितनी हमें लगती है। आप हिस्ट्री उठाकर देख लो, हर बड़ा इवेंट, हर बड़ा शिफ्ट, हर बड़ा नैरेटिव पहले कहीं ना कहीं एक आइडिया के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता था और फिर धीरे धीरे वो रियलिटी बन गया। तो इसीलिए सवाल सिम्पसन्स नहीं है, सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ वो देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है। क्योंकि एज आई सेड कि अगर पेंटागन मूवीज की स्क्रिप्ट्स को चेंज कर सकता है, अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज नैरेटिव्स शेप कर सकती है, अगर एंटरटेनमेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस का टूल हो सकता है, तो फिर इस बात को कैसे हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर ले कि दुनिया का सबसे पॉपुलर और लॉन्गेस्ट रनिंग शो पूरी तरह इस इकोसिस्टम से अलग खड़ा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिम्पसन्स ने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि उन्हें किसी ने फ्यूचर बताया है, वो अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मैं यहाँ सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जब कोई स्पेसिफिक पैटर्न्स इतनी बार रिपीट होते हैं तो उन्हें ऐसे ही इग्नोर कर देना एटलीस्ट मेरे जैसे क्यूरियस लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। देखो प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग हो या ना हो, डीप स्टेट हो या ना हो, एलिट कंट्रोल हो या ना हो, लेकिन ये तो फैक्ट है कि परसेप्शन कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। परसेप्शन को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड वॉर के टाइम हॉलीवुड को ओपनली यूज किया गया था। कोल्ड वॉर के दौरान मूवीज और टीवी शोज में यूएसएसआर को एक स्पेसिफिक नैरेटिव में और अमेरिका को एक हीरो के रूप में दिखाया गया था। Nazi heads look normal enough on the outside, but what makes these heads different is what goes on inside. और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन को कंट्रोल करने के लिए पेंटागन और सीआईए हॉलीवुड के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं और आज भी है। इसीलिए इस डॉक्यूमेंट्री का मेन पर्पस आपको इस बात को लेकर अवेयर करना है कि जिस दिन आपको ये समझ आ गया कि आप क्या देख रहे हो और क्यों देख रहे हो, उस दिन से आप सिर्फ एक ऑडियंस नहीं रहते हो,
बल्कि आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हो। और जो ऑब्जर्वर होता है उसको मैनिपुलेट करना उतना आसान नहीं होता जितना एक आम इंसान को मैनिपुलेट करना होता है। सो दिस वॉज द होल पॉइंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्री। इस पर आपके क्या ओपिनियंस है कमेंट्स में बताओ, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।